नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, न हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी से नहीं मैंने खुद से वादा किया है। आप सभी का युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक लंबे अरसे के बाद युद्ध गुरुकुल पे आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी और आप सभी के स्नेह और प्रेम के कारण मुझे फिर यूट्यूब पे लौटना पड़ा। एक 3-4 महीनों का लगभग एक फेज़ था जहाँ पर मैं यहाँ से अपने गांव से एक छोटा सा पास में कस्बा है नारायणगढ़, वहाँ पर आया हूँ और आज मेरे मन में फिर से एक नई उमंग जागी कि मैं फिर से यूट्यूब पे कुछ वर्क करूं। आज आपके लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, भले वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एमपी पुलिस हो, डिफेंस हो, अग्निवीर की तैयारी कर रहा हूँ, टीचिंग की तैयारी, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट जो पीएससी यूपीएससी मतलब कुछ भी हो, वो सभी के लिए ये क्लास है। आप देखिए, आज मैं सुबह जल्दी से यहाँ से गया और एक सब्जी लेने के लिए गया सब्जी मार्केट में, तो उसके बाद लौट रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे को मिले और वहाँ से मैंने कुछ स्टूडेंट को देखकर मेरे मन में पीड़ा हुई, दर्द हुई। और वो दर्द क्या था? दर्द ये था कि नाम नहीं बता सकता, पर कम से कम ये लगा कि जो स्टूडेंट को मैंने 2016 में या 16 में मैंने पढ़ाया उनको, और वो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे, पढ़ाया उनको और वो आज तक सिलेक्ट नहीं हो पाए। उस समय 1-1.5 साल मेरे, 1 साल के लगभग मेरे पास पढ़े होंगे, 1 साल भी नहीं पढ़े होंगे, 6-7 महीने ही पढ़े होंगे। जो बेसिक है चीज़ें उन्होंने कवर करी थी। उसके बाद उन्हीं के सारे कुछ दोस्त जो रेगुलर रहे वो आज एक अच्छी जगह जॉब में हैं, और कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो आज भी कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं। कारण क्या है इनका, यही आज हम डिस्कस करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा कारण है कि हम जल्दी से हार मान जाते हैं। पहली बात तो अपनी क्षमताओं को पहचानना शुरू करें। सबसे बड़ी चीज एक ही चीज है आपकी, वो है आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी। है ना? दोनों ही शब्द एक ही पर्यायवाची हैं, यानी आपकी नियमितता। नियमितता यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को शुरुआत बड़े उत्साह के साथ करते हैं। सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता हुआ है, आपके साथ भी रोज होता होगा। हम किसी चीज की उत्साह के साथ तैयारी करते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है, वी आर नॉट टेलिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल वैकेंसीज, बट हम कर रहे हैं कि तैयारी, जैसे कि थोड़ी सी देर के लिए अभी अग्निवीर की उसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारी करी। 5 दिन आप फिजिकल की तैयारी करने गए और छठे दिन हाथ पैर दुखे, बंद कर दी। एमपी पुलिस की वैकेंसी आई और बहुत पता चला कि 2 महीने के बाद आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हो पाई। ये क्यों होता है? इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टालम टोली वाली आदत, और वो आजकल के युवाओं में बहुत ज़्यादा है ना? उस पर अपने को ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको अपने मन में एक लक्ष्य निर्धारित करना है। बस सबसे पहली बात तो एक ही काम है। सबसे पहला काम क्या है? आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करिए, और लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपनी क्षमताओं को देखें कि मैं क्या हूं। आप कभी भी कोई भी ऐसा टास्क न चुन ले जो आपकी क्षमताओं से बाहर हो। अब सोचिए, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं ही नहीं और आपने एक ऐसी एग्जाम को चुन लिया जिसमें साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। हो सकता है आपका फिजिकल एफिशिएंस उतना अच्छा नहीं है, आपको लगता है, और आपने बोल दिया कि मैं तो एमपी पुलिस की तैयारी करूंगा, जबकि आपको पता है कि आपकी, हो सकता है आपकी हाइट कम हो, या हो सकता है कि आप 1600 मीटर नहीं दौड़ पाओगे, या हो सकता है कि आप, तो इस प्रकार से आपको पता ही नहीं और आप वहां पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें और वो अपनी क्षमताओं के अनुसार करें, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, क्षमताओं के अनुसार। ठीक है, ये काम कर लिया। उसके बाद आप अपने आप को एक उचित समय दें
जैसे कि आपने 10th पास कर लिया, आपने 12th पास कर लिया, ग्रेजुएशन, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी देर के लिए एक एमपी पुलिस का एग्जाम्पल ले लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है तो उसमें से सारा ले लेता हूं मैं एक एमपी पुलिस का। एमपी पुलिस में आपको 12th पास होना चाहिए, तो 12th पास के बाद वैकेंसी आना चाहिए। यह भी सबसे बड़ी विडंबना है आज की तारीख में कि वैकेंसी भी टाइम पे आना चाहिए। 12th अगर आज होकर पता चला वैकेंसी 3 साल के बाद आ रही है, तो आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित ऐसे भी करना है कि अभी वैकेंसी एमपी पुलिस की अभी गई है, अब हाथों हाथ तो आनी जाएगी अभी वैकेंसी, तो आपको फिर अपने हिसाब से लक्ष्य को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है कि भाई हमारा जो लक्ष्य है, जाना आपको डिफेंस में, तो डिफेंस में अभी अग्निवीर का बड़ा अपॉर्चुनिटी, तो अग्निवीर में तैयारी करिए। अभी एसएससी सीपीओ निकला हुआ है, अगर ग्रेजुएशन की हो तो कर सकते, बहुत सारी चीजें। तो आपके लक्ष्य को निर्धारित करिए अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आपकी जो एबिलिटी है, आपकी क्षमताएं हैं, उनके हिसाब से। उसके बाद सही मार्गदर्शन में, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, सही मार्गदर्शन में तैयारी करिए। यह काम आप शुरू कर दीजिए। बड़ा मतलब अजीब सा लगता है मार्गदर्शन, क्या पता कहां से मार्गदर्शन लेते हैं। कुछ तो यूट्यूब से मार्गदर्शन ले लेते हैं, कभी कोई कहां से मार्गदर्शन देखो कोई भी दे सकता है, ऐसी बात नहीं। यूट्यूब भी देगा आपको, आपके आसपास के पड़ोसी भी देंगे, ओटलियों पे बैठने वाले लोग भी देंगे, और आपके दोस्त तो है ही हैं जो दिन भर आपको सलाहों के भंडार दिया करते हैं, अरे तो यो कर ले, हो जाएगा, ये कर ले। नहीं, आप सही मार्गदर्शन में ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो आपका ही गुरु होता है। जरूरी नहीं है कि वो आपसे कितना दूर है, हो सकता है कि वो आपकी क्लासरूम में पढ़ के नहीं हो सकता। मेरे ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं आज की तारीख में जो मेरी क्लासरूम टीचिंग में नहीं है, वो नहीं जुड़े हुए, पर मुझे टेलीफोनिक कन्वर्जेशन करके मुझसे अपनी सलाह, जीवन की हर एक सलाह लेते हैं कि सर अभी मैं ये कर लूँ, अब ये कर लेता हूँ, अब ये कर लेता। जरूरी नहीं है, जरूरी थोड़ी ना कि मैं क्लास में जो 50 बच्चों को पढ़ाता हूँ, 20 बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वही मेरे कर, उसके अलावा भी गाइडेंस लेते हैं। तो आप सही मार्गदर्शन लेके और सही लक्ष्य चुनिए। सही मार्गदर्शन आपको अपनी दिशा में ले जाएगा, जहां पर आपको करना है। कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़ना है, कौन से राइटर की बुक पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, कौन सी टेस्ट सीरीज आपको लगाना है, अब कब लगाना है, कौन, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे हमेशा फॉलो करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सही मार्गदर्शन करिए, लीजिए। कोई भी हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को रेगुलरिटी लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि सिलेक्शन नहीं होते हैं। मैं पिछले 6-7 सालों में स्टूडेंट्स को देख रहा हूं जो मैंने 2015 में 13 में पढ़ाए थे, वो दे आर नाउ स्ट्रगलिंग, वो अभी भी अपना मतलब जो कह सकते हैं संघर्ष कर रहे हैं। कारण क्या रहा, कहीं ना कहीं वो अपनी तैयारी को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मतलब 4 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़ने के बाद उनको लगा, जोश आया, जॉब नहीं। अभी जैसे कि रेलवे के बारे में एग्जाम बताऊं मैं आपको, तो 2019 में रेलवे की बम्पर वैकेंसी आई। आप सोचिए, उसके लिए आपको पता है एनटीपीसी का एक आया। एनटीपीसी में कई सारी पोस्ट थी, 10th की थी, 12th की थी और ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद एक ग्रुप डी था, जो ग्रुप डी की अभी एग्जाम चल रही है। पता है आपको, कई सारे लोगों ने एनटीपीसी की बहुत दिल से तैयारी करी थी, परंतु एग्जाम टाइम पे नहीं होने के कारण फिर उन्होंने अपनी तैयारी छोड़ दी, और जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। कारण, जबकि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। क्यों हो गए? कारण एक साफ है सर, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार 2019 में, सर 2019 से अभी 2022 ही तो चल रहा है, 3 साल तक किसी एक एग्जाम के पीछे नहीं पड़ सकते आप। अपना जो कैरियर बनाता है, क्या क्या 2-2, 3-3 महीनों में जो, सर एनटीपीसी में आपको स्टेशन मास्टर मिलेगा, है ना, ऐसे जॉब मिलेंगे आपको, ऐसी बड़ी बड़ी जॉब जो है उसके लिए क्या आपको 3 साल लगेंगे। ठीक है, बीच में कोरोना आ गया, कई सारे फेजेस हुए, गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी थी, सब कुछ था, पॉजिटिव सोचिए ना सर। ग्रुप डी में बहुत सारी वैकेंसी है सर। बहुत सारे बच्चे अभी ग्रुप डी में जा रहे हैं और उनके पेपर अच्छे नहीं जा रहे हैं, किसी के अच्छे जा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? 2019 में वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की वैकेंसी, अभी फिलहाल ग्रुप डी के पेपर चल रहा है, क्यों उसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हैं आप? क्यों आपके अंदर इतना भी पेशेंस नहीं है, इतना भी धैर्य नहीं है आपके अंदर? धैर्य रखिए सर। और धैर्य आज की तारीख में धैर्य सबसे इसलिए खोता जा रहा है क्योंकि हमारे पास पॉकेट मनी के पैसे है ना, बहुत ज़्यादा चाहिए हमको। मोबाइल के खर्चे इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वो बर्थडे मनाने जा रहे हैं, कभी पार्टी मनाने जा रहे हैं, कभी कुछ मनाने जा रहे हैं। एक बच्चा का एजुकेशन के नाम पे 10 रुपये खर्च होता है और 90 रुपये उसके फालतू खर्चों में होते हैं। एक बच्चा अगर अपना सही ढंग से देखे तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है, अपने खर्चे वो सीमित करिए सर, और ध्यान रखिएगा अपने खर्चों में
100% मतलब कम से कम 80% आपका एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए। एजुकेशन पे हमारे खर्चे कहाँ होते हैं? बर्थडे मना रहे हैं तब पता चला 3,000 रुपये तो बर्थडे में खत्म हो गए। सर 3,000 रुपये में आप किसी लाइब्रेरी में अगर जा रहे हैं तो 600 रुपये महीने के हिसाब से आप 5 महीने लाइब्रेरी का किराया है। मतलब आप जो जा रहे हैं, आजकल लाइब्रेरी का ट्रेंड है तो लाइब्रेरी में बहुत सारे पढ़ रहे हैं। आप किसी का सब्सक्रिप्शन लेकर वहाँ पे पेड क्लास पढ़ सकते हैं। किसी कोचिंग पे ऑफलाइन क्लास पे आप जाके 500 या 1,000 रुपये महीने में क्लास पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे बर्थडे पे मना रहे हैं वहाँ पे, है ना। अच्छे अच्छे महंगे महंगे जूते, अरे मतलब आपके खर्चे सीमित करिए सर। 3,000 के रेड चिप के जूते ने ऐसे ऐसे, मतलब जो महंगे महंगे नाम नहीं लें, ऐसे पैंट शर्ट, क्या जरूरत पड़ रही है आपको? अच्छी जॉब लग जाएगी, मैं तो कह रहा हूँ पहनिए। कोई कपड़े को न शूज़ को न आपके गोगल्स, पता चला कि 1,000 रुपये के तो गोगल्स हैं आपके हैं। अरे साला 200 रुपये में दिख रहा है तो 1,000 रुपये के पहनने की जरूरत क्या है तुमको? है ऐसा कौन सा आप धूप में काम करने जा रहे हो? खर्चे सीमित करिए। मुझे पता है कि आज की इस एरा में सबसे ज़्यादा दिक्कतें इससे आ रही है। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जैसे ही हमारे खर्चे कम होंगे टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि हमें कोई चिंता नहीं रहेगी ना। खर्चे कम होंगे, टेंशन कम हो जाए, घर वाले भी कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, जानबूझ के मतलब अब आपको पता है कि मेरे को 3 महीने के बाद अच्छी तैयारी करूंगा तो जॉब मिल जाएगी। अब आप किसी प्राइवेट जगह पे पढ़ाने जा रहे हैं, कोई कुछ जा रहा है, कोई किसी का किराने की दुकान पे काम कर रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है। थोड़ा सा अगर आपको वाकई में किसी गवर्नमेंट जॉब की अगर चाह है तो 3-4 महीने तक नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप 4,000 रुपये महीने कमा रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है। 1 साल तक आप अपना 24 घंटे अपने आप को दे दीजिए, तो आप 48,000 नहीं कमाएंगे और तो क्या होगा? और क्या होगा? 48,000 खर्चा कितना होगा आपका? मैं एक बात बताऊं, एक स्टूडेंट का ऑन एन एवरेज 2,000 रुपये महीने से ज़्यादा का खर्चा किसी कंडीशन में नहीं है सर, ठीक है। आप मान लीजिए 500 रुपये मोबाइल का खर्चा है, 1,000 रुपये महीना किसी कोचिंग पे जा रहे हैं और 500 रुपये और महीना, बस इससे अलावा ये 2,000 और मान लीजिए 2,000 बार दूना कितना होगा? 24,000 रुपये। 48,000 मत कमाओ, 24,000 रुपये और घर से ले लो, तो ये आपका हो रहा है 72,000 रुपये। क्या हुआ? 1 साल में आपने 72,000 रुपये ही, 48,000 नहीं कमाए और 24,000 रुपये अपने कोचिंग पे खर्च कर दिया आपने, मतलब अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने खुद के ऊपर 72,000 रुपये खर्च किए ना आपने। इस 72,000 रुपये में अगर आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई तो आपकी सोचिए आज की तारीख में 40,000 रुपये सैलरी मिलती है, 2 महीने में आपके 72,000 रुपये रिकवर हो जाएंगे। और मानसिक तनाव तो मैं कह रहा हूँ खत्म। एक बार आपकी जॉब लग गई, कई सारे रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाएगी, समझ पा रहे हो ना? शादी नहीं हो रही है, अच्छी जगह शादी हो जाएगी। उसके बाद आपके घर बढ़िया बन जाएगा, फैमिली में स्टेटस बढ़ जाएगा। माता पिता की उम्र में कह रहा हूँ कि वो अगर 10 साल और जीने वाले थे तो वो 20 साल जिएंगे आपकी उस देख के। मतलब कितनी सारी साइकोलॉजिकल, मेंटली सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। पर इस 4,000 के चक्कर में 3 साल तक आपको उस क्लास स्कूल में पढ़ाना रहेगा, न मेंटली प्रेशर, न सब कुछ है, न आखिरी में जाके कुछ नहीं बचेगा। थोड़ा सा समय दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको नहीं करवाना, ये ऑप्शन तो आपके पास हमेशा है। नहीं कुछ हुआ तो फिर बनेंगे, तो ये काम करिए सर। अपने खर्चे समेत करिए। अपने 80% अपना जो इनकम है, मतलब कोई भी है, घर वाले, और घर वाले, एक बात बताऊं, बहुत सारे बोलते हैं घर वाले माता पिता पैसे देते। सर मैं कह रहा हूं कि सब बच्चे झूठ बोलते हैं, टोटली बच्चे, मैं कह रहा हूं 101% बच्चे जो माता पिता सर अपने एक रोटी कम खा लेंगे सर, एक कपड़ा कम पहनेंगे, पर आपकी एजुकेशन में कोई कंजूसी कभी नहीं करते हैं। बस आप अपने ही खर्चे इतने हाई कर देते हो कि वो फिर उसको चीज़ों को सहन नहीं कर पाते, और आप जानबूझ के उनको, अच्छा एक और चीज़ है, वो एक्सपेक्टेशन तो रखेंगे। माता पिता एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा आपसे? अब आप एक परीक्षा देने जाते हो, उस परीक्षा में पता चला कि आप पास भी नहीं हो पाते हो, है ना, सिलेक्ट होने की तो दूर की बात है, तो फिर वो क्या सोचेंगे कि आप क्या कर रहे हो इतने दिन से। इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन जायज़ है, और आप लक्ष्य अपनी क्षमताओं के अनुसार करिए। सही मार्गदर्शन में, सही टीचर की चीज़ों में गाइडेंस मिलेगी। ध्यान रखिएगा, गाइडेंस सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे गाइडेंस अगर आपको गलत मिल गया तो आप ऐसी दिशा में चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। नियमित, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। आप अपना धैर्य मत खोना, कभी भी धैर्य मत खोना। ये अगर खो दिया तो फिर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि होगा, सफलताएं आएगी, असफलताएं आएगी, है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आपने सुना है। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। ध्यान रखिएगा, नींद चैन को त्यागना पड़ेगा साहब, हैं? अब रात को 12 बजे तक पार्टियां कर रहे हैं, सो रहे हैं, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, फिर कैसे संभव होगा, है ना। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। धैर्य रखिए सर, ऐसे ही भाग जाओगे तो क्या बचेगा। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जीवन में जितने ही लोग हैं, महान लोग हैं, आप उनका कोई सा भी इतिहास देख लीजिए, ऐसा ही थोड़ी वो रात को सपनों में रजाई ओढ़ के सो रहे थे और जैसे उसने रजाई ओढ़ी थी तो पता चला कि फेमस ब्लॉकबस्टर हो गया हो। इज इट पॉसिबल? ऐसा कुछ हुआ क्या है? अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्यों? विराट कोहली के साथ भी होगा, पता चला कि रजाई ओढ़ के सोया ना, सुबह उठा तो इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गया उसका। ऐसा कभी हुआ क्या? सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ होगा ना, है? सोया हुआ था, गली में बैठा हुआ था ना, उसका सिलेक्शन हो गया। ऐसा कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ सर, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा आप सभी से, सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ चीज़ों को सेटल करिए, घर से थोड़ा सा दूर हो जाइए। अगर आपको लाइब्रेरी में ठीक समय मिलता है तो लाइब्रेरी करिए, किसी कोचिंग पे अच्छी जगह जाइए, कोचिंग पे, ठीक है। मैं भी पढ़ाता हूँ, है ना, मेरा भी नाम आप जहाँ आ सकते हैं, है ना, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। चलिए, तो बिल्कुल आप जाइए, सही मार्गदर्शन जरूरी है, धैर्य मत खोना कभी भी। और ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता पर खुश होने वाले केवल और केवल 3 आदमी होंगे सर। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। आपके बहुत जिगरी दोस्त ने, फ्रेंड्स फॉर एवर ने, सब कुछ मेरा ने, वो न फोन, ये सब बेकार है, सब कहने की बातें हैं सर। ध्यान रखिएगा, आपकी असफलता पर पड़ोस में मिठाइयाँ बटेगी और आपकी सफलता पे पड़ोस में चूल्हा तक नहीं जलेगा। ध्यान रखिएगा। तो आपकी सफलता में केवल 3 ही लोग जिम्मेदार हैं, माता पिता और एक और आपका गुरु, जो हमेशा ये चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे भी आगे जाए। बस इन 3 के अलावा सब कुछ बकवास है। आप ये मान लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो 2-4 बार असफल होकर देखिए, सब कुछ दोस्त रहेंगे। सफल होकर देखिए, आपके आसपास कोई नहीं रहेगा। इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। तो दुष्यंत कुमार की इन्हीं लाइनों के साथ की हो गई है पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर, पीर मतलब होता है दुख, पीड़ा। कई सालों तक आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, उसको आप खत्म कर दीजिए। हो गई है पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। ऐसा नहीं कि परीक्षा आती है ना, हम लेके ना कोचिंग पर, और कोचिंग पे चल दिया, कोचिंग पे चल दिया ना, वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा ना, ये सब कर लिया ना, और लाइब्रेरी जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ, कुछ नहीं, है ना। महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलेंगे हमने ठाना है और हम करके रहेंगे। तो हो गई है पीर पर्वत सी अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरा सिलेक्शन न हो पर तेरा सिलेक्शन हो, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही हो। कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।